बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज एसी थ्रू ए कैपेसिटर। अगर आपको याद हो तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एसी थ्रू रजिस्टर, जिसके अंदर रिजल्ट कंक्लूड किया था कि जब रजिस्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट कैसे फ्लो करते हैं। इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक कैपेसिटर कंसीडर करते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं क्रॉस ए बल्ब थ्रू ए स्विच एस और कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अगर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता किसी वजह से तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब डीसी सोर्स लगा हो, बैटरी लगी हो, और अगर हम स्विच एस को क्लोज करें तो हम नोट डाउन करते हैं कि सर्किट के अंदर अटैच बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। हाँ, स्टार्ट के अंदर फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ग्लो करता है। अगर हम उस एक माइनर से ग्लो को निग्लेक्ट कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर लगा बल्ब ग्लो नहीं करता जब कैपेसिटर को अटैच किया जाता है डीसी सोर्स के क्रॉस। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो चार्जेस के फ्लो को परमिट नहीं करता, ब्लॉक कर देता है। हाँ, वो स्टार्ट के अंदर जो माइनर से टाइम के लिए ग्लो किया था वो क्यों था? क्योंकि उस वक्त कैपेसिटर जो था चार्ज हो रहा था, और चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की वजह से सर्किट के अंदर कुछ देर के लिए करंट फ्लो किया, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो किया। लेकिन उसके बाद जब कैपेसिटर का पोटेंशियल और सोर्स का पोटेंशियल सेम हो गए तो बल्ब का ग्लो बंद हो गया। चाहे आप जितने मर्जी टाइम ड्यूरेशन के लिए स्विच एस को क्लोज रखें, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एसी सोर्स लगा दें ऑफ पोटेंशियल वी, और उस केस में अगर हम स्विच एस को क्लोज करें तो हम नोट डाउन करते हैं जितनी देर के लिए स्विच एस क्लोज रहता है बल्ब ग्लो करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही हम स्विच एस को ओपन कर देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर एसी के फ्लो को, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को परमिट करता है, लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है। ऐसा क्यों है? कैपेसिटर जो है वो कैसे, किन प्रोसेसेस के अंदर वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को परमिट करता है फ्लो के लिए? उसके लिए हम कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं विच इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग सोर्स। और हमें पता है अल्टरनेटिंग सोर्स का पोटेंशियल जो है वो फॉलो करता है रिलेशन को V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। इट इज ए फंक्शन ऑफ साइन। इनिशियली पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, और फिर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। मैं कंसिडर करता हूँ कि जब टाइम स्टार्ट होता है तो इनिशियली सोर्स की ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पर थी और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर थी, तो इसका मतलब कि जो प्लेट पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड होगी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो प्लेट नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होगी दैट वन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब सर्किट कंप्लीट होगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। इसे हम वेवफॉर्म में ड्रॉ करके देखते हैं तो हमें पता है कि इनिशियली पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इनिशियली सर्किट के अंदर करंट ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। सोर्स का पोटेंशियल और कैपेसिटर की प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और तो वी पोटेंशियल जो है गेन कर लेगा जब कैपेसिटर, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो फिर सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं इस पॉइंट को दोबारा बोल देता हूं। कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इनिशियली जब कोई चार्ज नहीं था तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज बिल्डअप होता चला जाएगा तो वो नेक्स्ट कमिंग चार्जेस को अपोज करेगा, जिसकी वजह से करंट डिक्रीज करता चला जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल और सोर्स का पोटेंशियल सेम होगा तो वैल्यू ऑफ करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। इनिशियली करंट मैक्सिमम होगा,
और जब पोटेंशियल और चार्ज मैक्सिमम हो जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि सेकेंड क्वार्टर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। जब सोर्स का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो ये लार्जर सोर्स बन जाएगा और ये स्मॉलर सोर्स बन जाएगा। कैपेसिटर की वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन दी कैपेसिटर भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डायरेक्शन ऑफ करंट हमने देखा रिवर्स हो गई, तो इनिशियली करंट मिनिमम होगा, उसके बाद करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि सोर्स का पोटेंशियल जीरो था, इधर पोटेंशियल V था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। हमें पता है कि हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट जो है सर्किट में रिवर्स हो जाती है, तो उस वक्त मैं कंसिडर करता हूं कि ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगी और ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल पर होगी, और ग्रेजुअली पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, और जो साइड पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट होगी दैट वन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो साइड नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होगी दैट वन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे सोर्स का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होंगी, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो V सोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू उस वक्त क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर उसी डायरेक्शन में कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट सर्किट के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन वैल्यू जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सोर्स का पोटेंशियल और कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, इसलिए कैपेसिटर के अंदर सॉरी सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस पॉइंट पे। उसके बाद जब सोर्स का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटर फुली चार्ज था, ये लार्जर सोर्स बन जाएगा, तो फिर सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर की वजह से फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स दी नेगेटिव एंड। कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होंगी, डिस्चार्ज होंगी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन दी कैपेसिटर डिक्रीज करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद अगर हम फिर देखें तो डायरेक्शन जो है फिर रिवर्स हो गई, ये वाला केस आ गया, कैपेसिटर जो है वो फिर चार्ज हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज की, उसके बाद जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज करती है तो करंट की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि फिर नेक्स्ट फेज के अंदर जब सोर्स का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी। अगर हम इस सारे साइकिल के अंदर देखें फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू जीरो टू द टाइम t तक, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर या तो चार्ज हो रहा होता है या डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से कैपेसिटर के सर्किट के अंदर लगा बल्ब जो है वो हमेशा क्या करता रहता है, ग्लो करता रहता है। लेकिन डीसी के केस में क्योंकि कैपेसिटर जस्ट चार्ज हुआ था, डिस्चार्ज नहीं होता, इसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता और बल्ब ग्लो नहीं करता। ये तो थी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम इस टॉपिक को मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि Q जो है वो इक्वल होता है C इंटू वी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर जो है दैट वन इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी, और V हमारे केस में इक्वल है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस मीन्स यहाँ पे C भी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, साइन ऑफ ओमेगा टी। V का रिलेशन BC पे डिपेंड करता है और Q का रिलेशन BC पे डिपेंड करता है। दिस मीन्स दोनों जो हैं वो इन फेज होंगे।
पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन दी कैपेसिटर भी क्या करेगी, उसी तरह वेरी करेगी। मींस दोनों क्या है, इन फेज है। हमें पता है कि करंट जो है वो किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। हमें पता है कि स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या मैं इसे लिख सकता हूँ चेंज अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग x एक्सिस। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ डेल क्यू बाय डेल टी मीन चार्ज वाली जो ग्राफ लाइन है उसका स्लोप ले लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, करंट के इक्वल होगा। क्योंकि डेल क्यू जो है वो है चेंज अलोंग वाई एक्सिस और डेल एक्स जो है चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे मैं कह सकता हूँ स्लोप। तो हमें पता है कि वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है, लाइन इस तरह हो तो उसका स्लोप मैक्सिमम होता है, और अगर लाइन हॉरिजेंटल लगी हो तो उसका स्लोप जीरो होता है। और कर्व लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, टेंजेंट सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस पोजीशन पे चार्ज वाली लाइन के ऊपर टेंजेंट सॉल्व करूं तो लाइन जो है वो मैक्सिमम वर्टिकल आएगी, और जैसे जैसे इसके ऊपर मैं टेंजेंट, क्योंकि स्लोप कर्व लाइन के हर पॉइंट का स्लोप जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे मैं लाइंस लगाता चला जाऊंगा तो यहाँ पे आऊंगा तो लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल हो जाएगी। ये वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल की तरफ कन्वर्ट होती है, मींस ग्रेजुअली स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो लाइन हॉरिजेंटल लगेगी तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर टेंजेंट सॉल्व करें तो ऐसे आएंगे, तो टेंजेंट की जो वैल्यू होगी स्लोप की जो निकलेगा टेंजेंट लाइन से, दैट वन विल बिकम नेगेटिव, तो स्लोप विल बिकम नेगेटिव। इसी तरह तमाम चार्ज लाइन का जो ग्राफ लाइन है क्वांटिटी ऑफ चार्ज वाली, उसका स्लोप फाइंड आउट करते जाए तो हमारे पास करंट वाली ग्राफ लाइन जो है वो क्या हो जाती है, रिप्रेजेंट हो जाती है। इसका मतलब अगर हम तीनों को देखें कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल और करंट सर्किट के अंदर कैसे वेरी करते हैं, तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें वोल्टेज और करंट जो है, वोल्टेज जो है इस पोजीशन पे फेज जीरो पर है और करंट जो है पाई बाय टू पर है। और यहाँ पर देखें तो वोल्टेज पाई बाय टू पर है और करंट जो है वो 180 पर है। मीन्स कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम अगर इन यहाँ पे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो मैं वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के लूंगा फॉर टाइम t इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज करती है दैट वन इज टेकन अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस के लिए। और इसके रेफरेंस से करंट जो है वो लीड कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू, जिसे हम 90 भी कह सकते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर जब हमने एसी को रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया था तो वोल्टेज और करंट इन फेज थे, लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। अगर हम यहाँ पे देखें तो सर्किट के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होती है दैट अपोज द फ्लो ऑफ फर्दर चार्ज। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर होता चला जा रहा था वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीज क्यों हो रही थी, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इनिशियली स्टोर चार्ज नेक्स्ट कमिंग चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। दिस मीन्स कैपेसिटर जो है वो सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेजिस्टर जो है वो सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। तो जो ऑपोजिशन ऑफर है बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो, by the capacitor to the flow of charges, that one is called as reactance of a capacitor। reactance of a capacitor
कैसे मेजर करते हैं? The reactance of a capacitor is a measure of the opposition offered by the capacitor to the flow of AC. It is usually represented by XC. जैसे हमने रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे जो ऑपोजिशन ऑफर होती है उसे रिएक्टेंस कहते हैं ऑफ कैपेसिटर और रिप्रेजेंट करते हैं XC से। और उसका रिलेशन है XC इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। इसका हम एक और रिलेशन भी लिख सकते हैं, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। यहाँ पे 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग सोर्स की, जिसके क्रॉस कैपेसिटर C को क्या किया गया है? अटैच किया गया है। तो हमें पता है 2 पाई F जो है उसे हम ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो फिर XC की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि XC जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/F के। अगर 2 पाई और C कांस्टेंट रखें और अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी को जस्ट वेरी किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स के। अगर अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस जो है बाय द कैपेसिटर वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स ज्यादा होगी तो ऑपोजिशन ऑफर रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो क्या होगी? कम होगी। थैंक यू।